अभी हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसको करने वाले हैं। ये जो वन शॉट होने वाला है, इस एक ही वीडियो में हम लोग चैप्टर 8 को कंप्लीट कर लेंगे। ये वीडियो सीबीएसई और बिहार बोर्ड के बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम वाले, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर 8, इसका आप पीडीएफ नोट्स जो है हमारे वेबसाइट physicsbyamanwar.com यहाँ से ले सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, जैसे कि वेव क्या होता है। ठीक है, तो बात करें हम लोग जरा सा कि वेव की। ठीक है, तो वेव एक प्रकार का डिस्टरबेंस है। जैसे कि अगर मान लिया जाए हम लोग शांत पानी में तालाब है, ठीक है, और उस शांत पानी में एक छोटा सा पत्थर अगर हम लोग इस तरीके से डाल देते हैं तो क्या होता है, देखते हैं कि थोड़ा सा ऐसे रिपल सब उठने लगता है और जितने धीरे धीरे आगे जा करके किनारे पे जो भी पत्ता वगैरह सब रहता है उसको भी हिलाने लगता है। तो एक प्रकार का क्या हो गया, डिस्टरबेंस, जो कि आगे तक पहुंचा। शांत पानी में एक छोटा सा पत्थर डाले, हिलते 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 आगे तक गया और फिर पत्ता को भी थोड़ा देर के बाद हिलाना शुरू कर देता है। तो डिस्टरबेंस होता है एक प्रकार का वेव, जो कि एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है और साथ ही साथ क्या करता है, अपने साथ एनर्जी लेकर के भी जाता है और कुछ मोमेंटम भी लेकर के जाता है। मोमेंटम लेकर के गया, इसका पता कैसे चला, क्योंकि लास्ट में जो पत्ता था उसका अपना कुछ मास था और उसमें कुछ वेलोसिटी आ गया, तो मास इंटू वेलोसिटी, इसका मोमेंटम पैदा हुआ। अच्छा, और एक बात, एनर्जी, वेलोसिटी आने से काइनेटिक एनर्जी भी आता है ना। अच्छा, तो वेव जब एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है तो मोमेंटम और एनर्जी लेकर के जाता है। अच्छा, जब हम लोग कोई भी चीज बोलते हैं तो साउंड वेव जो एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रेवल करता है, तो साउंड वेव भी कैसे ट्रेवल करता है, हम लोग जो बोले तो ये बगल वाले एयर मॉलिक्यूल को धक्का देगा, फिर वो बगल वाले मॉलिक्यूल को धक्का देगा, धक्का देते 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 तब आगे तक साउंड जाता है। जैसे स्पेस में चले जाएंगे तो वहां पे साउंड हमारा ट्रेवल नहीं करता, वहां पे हम लोग बातचीत नहीं कर सकते साउंड। अच्छा, तो क्योंकि वहां पे एयर पार्टिकल्स वगैरह नहीं है, तो साउंड भी है, तो एक प्रकार का क्या हो गया, डिस्टरबेंस हो गया। ये बगल वाला मॉलिक्यूल को धक्का मारा, वो बगल वाला मॉलिक्यूल, सब डिस्टर्ब होते 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 आगे तक पहुंचता है। रस्सी वगैरह में भी उसी तरीके से, रस्सी है दिया हुआ, एक जगह से इस तरीके से हिला देंगे तो क्या होगा, डिस्टरबेंस आगे तक जाएगा। तो वेव क्या है, एक वेव के बारे में क्या बोल सकते हैं, इट इज द प्रोपागेशन ऑफ डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस जो एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है, प्रोपागेशन का मतलब जाना। ठीक है, ये डिस्टरबेंस जो कि एक जगह से दूसरे जगह तक जाता, प्रोपागेट करता है, मतलब जाता है। ठीक है, इट इज द प्रोपागेशन ऑफ डिस्टरबेंस विच कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम विथ इट सेल्फ। ये एक प्रकार का डिस्टरबेंस है जो एक जगह से दूसरे जगह तक एनर्जी और मोमेंटम लेकर के जाता है। ठीक है, अच्छा, अब वेव के बारे में तो जाने हम लोग। वेव का दो गो टाइप होता है। ठीक है, वेव का टाइप कौन कौन सा है, एक तो होता है ट्रांसवर्स वेव और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब ये ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव का क्या अर्थ है, ठीक है, उस पर हम लोग समझते हैं, दोनों टाइप को जानेंगे। पहला है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव का अर्थ ये हुआ, इसमें क्या होगा कि इस प्रकार का जितना भी वेव होगा उसमें ध्यान से अगर देखोगे तो जो वेव चलेगा, वेव जो आगे चल रहा है अगर, तो उसका जो पार्टिकल सब है ना वो ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा। यानी कि जिस मीडियम में वेव चल रहा है उस मीडियम का हर एक पार्टिकल अगर ऐसे चल ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा तो वेव का डायरेक्शन ये होगा, परपेंडिकुलर। वेव के मोशन का डायरेक्शन और पार्टिकल के ऑसिलेशन का डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। जैसे कि रस्सी में क्या होता है, स्ट्रिंग वेव है, रस्सी यहां से वहां तक है, इसको यहां पे इस तरीके से मारे तो क्या होगा, इस तरीके से, तो वेव का डायरेक्शन तो उधर हुआ लेकिन रस्सी का पार्टिकल तो ऊपर नीचे किया ना। रस्सी का पार्टिकल जाता नहीं है कहीं, ऐसा नहीं। जैसे यहां से यहां तक हम लोग अगर रस्सी बांध दिए और यहां पर इस तरीके से ऐसे कर देंगे तो ऐसा थोड़ी है कि रस्सी का ये वाला हिस्सा वहां चला जाएगा, नहीं, सिर्फ इसका पार्टिकल सब ऊपर नीचे करेगा लेकिन वेव आगे भागेगा। तो यानी कि वेव का डायरेक्शन और पार्टिकल के ऑसिलेशन का डायरेक्शन दोनों क्या होना चाहिए,
परपेंडिकुलर, तो कहेंगे कि वो कैसा वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ वेव पार्टिकल्स ऑफ मीडियम ऑसिलेट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। मीडियम के पार्टिकल का जो ऑसिलेशन होता है वो वेव के मोशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। अच्छा, जैसा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी होता है, बताते हैं कैसे। स्ट्रिंग वेव में भी होता है, रस्सी में ऐसा, और वेव जो वाटर में बनता है, शांत पानी में ऐसे पत्थर गिराएं तो पानी सब ऊपर नीचे करता है और वेव आगे जाता है। तो पानी ऊपर नीचे किया और वेव आगे जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोग और अच्छे से डिटेल में देखेंगे एक चीज, उसमें भी क्या होते हैं इस प्रकार से। ये देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो रेड कलर का है वो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। इसमें भी ऑसिलेशन होता है, वेव जाता है आगे, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऑसिलेट करता है। अच्छे से अभी डिटेल में इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें भी परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन कैसे ऊपर नीचे करता है सारा चीज का कॉन्सेप्ट अभी हम लोग डिटेल में सीखेंगे इसके बाद, अभी जस्ट। ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सब वाइब्रेट करता है ऊपर नीचे, दायां बायां, और वेव आगे जाता है। अच्छा, फिर रस्सी में भी ऐसा ही होता है। ठीक है। और वेव जो वाटर में बनता है वो भी होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सब चीज किसका एग्जांपल हो गया, ट्रांसवर्स वेव का। कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि 4 गो वेव का नाम दे देगा, बोलेगा कि बताइए इनमें से कौन सा वेव जो है वो ट्रांसवर्स वेव है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑप्शन में है तो मार देंगे। ठीक है। या फिर ऑप्शन में रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, स्ट्रिंग वेव, वाटर वेव, ऑल मार देंगे क्या। तो कुछ भी चीज ऐसा हो सकता है। तो ट्रांसवर्स वेव वगैरह का हम लोग बातचीत। ट्रांसवर्स वेव में वेलोसिटी और मीडियम का ऑसिलेशन, पार्टिकल का ऑसिलेशन परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, ठीक। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव का कहानी क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का उदाहरण एक साउंड वेव है। इसमें क्या होता है ना, जैसे हम लोग बोले ना, तो इसमें जो मीडियम का जो पार्टिकल है वो जब ऑसिलेट करेगा ना, तो उसी दिशा में ऑसिलेट करेगा जिस दिशा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिस दिशा में सॉरी वेव ट्रेवल कर रहा है, जिस दिशा में वेव जा रहा है, जिस दिशा में वेव जा रहा है, मीडियम का पार्टिकल उसी दिशा में ऑसिलेट करता है। तो मीडियम का पार्टिकल, जैसे हम लोग जब बोलते हैं ना, तो ये बगल वाले मॉलिक्यूल को धक्का मारा, फिर वो बगल वाले मॉलिक्यूल को धक्का मारा, ऐसे 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 से, और वेव जाता भी उसी दिशा में, दोनों एक ही डायरेक्शन में, मीडियम के पार्टिकल का ऑसिलेशन और वेव का डायरेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ वेव पार्टिकल्स ऑफ मीडियम ऑसिलेट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। मीडियम का जो पार्टिकल है वो ऑसिलेट करता है वेव के प्रोपगेशन के दिशा में, वेव जिस दिशा में चल रहा है उसी दिशा में। इसका उदाहरण हो गया क्या, साउंड वेव। ठीक है। अच्छा, तो अच्छा, अब हमको अगर मान लीजिए कभी सवाल पूछ दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रांसवर्स वेव है, कैसे, तो बताएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स वेव इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो उसका वेलोसिटी है, उसके प्रोपगेशन का वेलोसिटी है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करता है, इसी वजह से। ठीक है। ये सब कारण चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे और चर्चा करते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह है। अच्छा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या हो गया, एक प्रकार का ट्रांसवर्स वेव का उदाहरण है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रांसवर्स वेव का उदाहरण है, जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करता है वेव के वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, वेव के वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करता है, यही ना होता है। अच्छा, ठीक है। Electromagnetic waves are examples of transverse wave in which electric field and magnetic field oscillate perpendicular. Electric field, magnetic field एक दूसरे के तो perpendicular होता ही है each other and also perpendicular to the direction of propagation of EM wave. और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो होता ही है, और साथ ही साथ क्या होता है, जिस दिशा में वेव जा रहा है उस दिशा के भी परपेंडिकुलर ही। इसका उदाहरण हो गया लाइट वेव, इंफ्रारेड रेज, एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज। ठीक है। अच्छा, ये सब रेडियो वेव्स, ठीक है, सब जितना भी वेव्स, रेज, ये सब सारा चीज जो है वो हमारा क्या है, ये
उसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का उदाहरण होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो वही ना, लाइट वाइट सब सारा चीज हो गया, तो सबका स्पीड क्या होगा, लाइट का स्पीड जो होता है वही, यानी कि c, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसमें ये जैसे येलो वाला अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये वाला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। इसमें हम लोग इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर वाला इस तरीके से, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है, मान लिया जाए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो इसी में हम लोग एक क्या ले सकते हैं, ये हो गया क्या हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये बी हमारा क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक दोनों ऑसिलेट करता है। 3D में एक बनेगा, एक अगर ऐसे है तो एक ऐसे, तो एक इस तरफ करेगा तो एक इस तरफ, जैसा अभी दिखाए थे। अच्छा, तो ये इस प्रकार से लाइट का स्पीड के बराबर ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड होता है। अच्छा, इसी में आगे बात करें, हम लोग चैप्टर 5 में एक टॉपिक पढ़े हुए थे कि जो लाइट का जो स्पीड होता है वो होता है 1/√μ0 × ε0। ये चैप्टर 5 में पढ़े थे हम लोग। अच्छा, और यही चीज जो है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड है, यानी लाइट का स्पीड बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड बराबर 1/√μ0 × ε0 था। ε0 के बारे में हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे ना, 8.85 × 10⁻12 होता है, जिसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। और μ0 जो होता है वो होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसके बारे में 4π × 10⁻7 इसका वैल्यू होता है। बायट-सावर्ट लॉ में आया था पहले, सबसे पहली बार चैप्टर नंबर 4 में μ0। और इन दोनों को मिला करके हम लोग ये फॉर्मूला C = 1/√μ0 × ε0 चैप्टर 5 में ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको निकाले थे हम लोग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टी वगैरह पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्या चीज इसका प्रॉपर्टी हो गया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है ना, उसके पास कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है या फिर मैग्नेटिक फील्ड है, और वहां से अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को गुजारेंगे ना तो वो सीधा निकल जाएगा, वो कभी भी इधर या इधर मुड़ता नहीं है। जैसा हम लोग बात किए थे एक, जैसे रेडियो एक्टिविटी जब पढ़ा रहे थे उधर, ठीक है, तो गामा रेज वगैरह जो होता है, अल्फा बीटा गामा, गामा सीधा निकल जाता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक कहीं में ये नहीं करेगा। तो जो लाइट वगैरह जो होता है, जैसे लाइट है, लाइट को मैग्नेटिक फील्ड से में वो डिफ्लेक्ट नहीं होता, ऐसा नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है, नॉर्थ पोल है, लाइट ऐसे जा रहा है तो उधर चला जाएगा या देख करके उधर भाग जाएगा, नहीं, वो अपना जैसे जा रहा है वैसे जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, ठीक है, दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और ये ट्रेवल करता है विद द स्पीड ऑफ लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट के स्पीड से ही ट्रेवल करता है, इसका प्रॉपर्टी में आ गया। अच्छा, एक क्वेश्चन है, एक बार बिहार बोर्ड में पूछा था, ठीक है, हम एक छोटा सा चीज यहाँ पे हल्का सा नोट कर दिए कि ऑन विच फैक्टर्स वेलोसिटी ऑफ EM वेव डिपेंड्स इन वैक्यूम। जैसे वैक्यूम में अगर बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो रफ्तार है वो किन किन बातों पर निर्भर करेगा वैक्यूम में। वैक्यूम में, मीडियम में तो समझ में आता है कि चलो ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो है वो हम लोग जानते हैं, जैसे लाइट है, हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, अलग अलग मीडियम में लाइट का रफ्तार अलग अलग होता है। डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड स्लो हो जाता है, और रेयरड मीडियम में तो लाइट का स्पीड थोड़ा फास्ट होता है। जैसे हवा में ज़्यादा स्पीड होता है, शीशा में लाइट का स्पीड कम रहेगा, है कि नहीं। अच्छा, लेकिन वैक्यूम में अगर बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो स्पीड का तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/√μ0 × ε0। तो μ0 और ε0 पे डिपेंड करेगा लाइट का रफ्तार वैक्यूम में। वैक्यूम में जो लाइट का रफ्तार बोले या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रफ्तार बोले, वो वैक्यूम में ही ना ये स्पीड है, वैक्यूम में जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड करता है, μ0 और ε0 पे। इस बात को लिख सकते हैं। तो वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड है वो डिपेंड करता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम यानी ε0 पे, और परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम यानी μ0 पे, इन दोनों चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग जरा सा, सीआरटी में देखेंगे, एक है डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, जरा सा इसको समझते हैं। जैसे मान लिया जाए एक बैटरी है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, बैटरी। अब बैटरी में हम लोग क्या किए, यहाँ पर
एक ये कैपेसिटर जोड़ दिए। ठीक है, शुरू शुरू में बहुत सारा लोग एक्सपेरिमेंट वगैरह करता था, धीरे धीरे बहुत सारा जानकारी आया लोग को। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़े थे गॉस लॉ वगैरह के बारे में, फिर उसके बाद एम्पियर्स लॉ के बारे में पढ़े थे। एम्पियर्स लॉ के बारे में जो है वो चैप्टर नंबर 4 में है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में। वो कहता है इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड, यही था ना। अच्छा, लेकिन उसको ना थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट आने के बाद। मैक्सवेल नाम का साइंटिस्ट था जो कि डिस्प्लेसमेंट करंट वगैरह इन सब चीजों का खोज किया था। क्या था एक्चुअली में बात करते हैं थोड़ा सा, क्या है डिस्प्लेसमेंट करंट बात करते हैं। नॉर्मल कैपेसिटर है ये, बैटरी है ये। बैटरी जब भी डिस्चार्ज होता है छोटा से बड़ा की तरफ इधर करंट जाता है। इस करंट को हम आई नहीं लिख करके आईसी लिखने वाले हैं। आईसी का मतलब होता है कंडक्शन करंट से डिनोट किए। आईसी मतलब हो गया करंट इन कंडक्टर, या ऐसा भी कह सकते हैं करंट इन कंडक्टर, करंट इन कंडक्टर। ठीक है, अच्छा, या फिर हाँ करंट इन कंडक्टर की बात करें, या फिर इसको हम लोग चाहे तो कंडक्शन करंट भी बोल सकते हैं। कंडक्शन करंट, करंट। ठीक है, कंडक्शन करंट या कंडक्टर में जो करंट चल रहा है वो कंडक्टर, मतलब ये तार, ये वायर है ना, वायर। वायर मतलब क्या हो गया, ये कंडक्टर है कि नहीं। वायर यानी कंडक्टर, कंडक्टर में जो करंट चल रहा है उसको हम लोग आईसी से करते। एक चीज देखा गया कि जब ये करंट आया, आने के बाद यहां पर यहां तक तो करंट आया, ठीक है, कंडक्टर वाला नहीं नॉर्मल करंट। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बनता है, चार्ज हो जाता है ये कैपेसिटर, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या माइनस। ठीक है, तो प्लस माइनस करके यहाँ पे चार्ज सब डेवलप हुआ। तो यहाँ पे क्या चीज देखा गया कि अंदर में पैदा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। अंदर में क्या पैदा होता है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ तो अब होगा क्या, यहाँ पे एक चीज नोटिस किया गया कि यहाँ जो वायर में करंट था, इस करंट के चारों तरफ देखा गया कि मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। के चारों तरफ, करंट के चारों तरफ क्या बन रहा था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ना, बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिला। ठीक है, तो ठीक है, यहां से यहां तक आया, इधर बीच में यहाँ पे करंट था नहीं। ठीक है, तो बीच में करंट नहीं था यहाँ पे, तो यहां से यहां तक आया। उसके बाद फिर वापस इधर हमारा करंट आईसी यहाँ चलता है और ऐसे करके आता है, यहां से यहां तक आता है, फिर यहां से यहां तक आता है, कैपेसिटर हमारा चार्ज होता है। ठीक है, अच्छा, बीच में दोनों प्लेट के बीच में कुछ गैप रहता है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब एक चीज नोटिस किया गया यहां पे कि यहां पर जो है करंट नहीं होने के बावजूद भी यहां पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी हमको महसूस हुआ। जब निडल वगैरह को ला करके यहाँ पे चेक किया गया तो पता चला कि यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी है यहाँ पर। अब मैग्नेटिक फील्ड जब है तो मैग्नेटिक फील्ड आता है इस वजह से, करंट के बदलने से। करंट जैसे करंट अगर कहीं रहेगा तभी होगा, सॉरी कहना ये चाह रहे हैं कि करंट अगर रहेगा कहीं पे तभी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड महसूस किया जा सकता है। ठीक है, चार्ज के होने से मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखता है, इसकी वजह से दिखता है करंट की वजह से। अगर करंट नॉर्मली कहीं पर है, स्थिर भी है, करंट है, तो वहां पे हमको क्या दिखेगा, क्या महसूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो सोचा गया कि जब यहां पर कंडक्टर तो है नहीं, खाली स्पेस है, इस खाली स्पेस होने के बावजूद भी यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है हवा में। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड है या ऐसा स्थिति है, ठीक है, या अगर बीच में हम लोग कोई मीडियम भी तो डाल सकते हैं, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी डाल सकते हैं, ऐसा भी होता है। जैसे मीडियम डाले तो क्या है बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम में तो नॉर्मल करंट तो नहीं चलेगा,
नॉर्मल करंट तो जैसे अगर हम लोग कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर कोई भी चीज डाल देंगे तो उसमें करंट नहीं चलता है ना, इंसुलेटर जैसा हुआ ना वो। अच्छा, वो दोनों पॉजिटिव चार्ज प्लेट और निगेटिव चार्ज प्लेट को सेपरेट करके रखता है, अलग अलग रखता है। अगर कंडक्टर डालेंगे तो दोनों का चार्ज तो मिल जाएगा ना। अच्छा, तो हमको यहाँ पे फिर भी मैग्नेटिक फील्ड महसूस हो रहा है, नीडल से पता चला। तो यहाँ पे कल्पना किया गया कि जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट है, और उसी करंट का नाम दिया गया डिस्प्लेसमेंट करंट। इन दोनों डिस्प्लेसमेंट यानी ये जो खाली जगह है उसके बीच में एक करंट का कल्पना किया गया, और उस करंट का नाम रखा गया क्या, आईडी डिस्प्लेसमेंट करंट। कौन सा करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। यहां से वायर में कंडक्शन करंट आईसी 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 ऐसी गया, फिर थोड़ा देर के लिए आईसी गायब हो गया, अब कौन आ रहा है, आईडी। यहां से यहां तक आईडी आया, फिर आईडी गायब, अब आईसी आया। तो एक समय में जो करंट का जो मान है, इसलिए करंट इज इक्वल टू लिखेंगे आईसी प्लस आईडी। अच्छा, एक समय में, अच्छा कभी आईसी जीरो हो जाएगा तो कभी आईडी जीरो हो जाएगा। यहां से लेके यहां तक आईसी है लेकिन आईडी नहीं। इन वायर क्या होता है, इन वायर आई इज इक्वल टू आईसी, और इन कैपेसिटर आई इज इक्वल टू क्या, आईडी। कैपेसिटर में करंट सिर्फ आईडी चल रहा होता है, एक समय में कोई एक ना। तो नेट करंट को हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई सी प्लस आईडी। तो क्या हुआ ना कि यहां पे पता चला कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह जो चेंज करता है उसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज करने के कारण यहां पर कुछ करंट महसूस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज करने के कारण करंट महसूस हुआ, करंट महसूस हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ यहाँ पे, यानी मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आया। बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया, एक प्रकार से बोल सकते हैं बदलते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण करंट, और उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड। तो बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया क्या, मैग्नेटिक। ठीक है, ये होता है। और बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। जैसे बदलता हुआ, अगर मैग्नेटिक फील्ड बदलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं, तो फैराडे का लॉ कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर कहीं चेंज कीजिएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे, तो उससे क्या होगा ना कि करंट या ईएमएफ पैदा हो जाएगा। ईएमएफ यानी वोल्टेज प्लस माइनस, वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। तो यूं कहा जाए कि बदलते इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड, और बदलते मैग्नेटिक फील्ड के कारण बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज, जैसे हम लोग कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे जनरेट करते हैं, चैप्टर 1 में हम एक बॉक्स बना के पढ़ाए थे। अगर कोई चार्ज को एक्सेलरेट कराते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। अगर कोई चार्ज है अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, अगर हम उसको ऊपर नीचे ऑसिलेट करा दिए तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, चेंज करेगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगा, बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्रिएट करेगा, बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड, और फिर बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। फिर ये लगातार प्रोसेस चलता जाएगा और वेव एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है। तो एंटीना वगैरह हम लोग जब एक जगह से सिग्नल कहीं भेजते हैं मोबाइल फोन से या कहीं से भी, तो क्या होता है, एक्चुअली में एंटीना लगा रहता है, उसका इलेक्ट्रॉन को ऑसिलेट कराते हैं उस हिसाब से। तो ऑसिलेट कराएंगे जो, उसी की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगा, और वो ही एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रेवल करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में अगर बात करें तो क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट करंट इज अ करंट विच शोज द इफेक्ट लाइक करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो एक प्रकार से क्या करता है, करंट के जैसा इफेक्ट दिखलाता है, करंट के जैसा इफेक्ट दिखलाता है। ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, बदलते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, बदलते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही वो डिस्प्लेसमेंट करंट आता है, जो कि करंट जैसा ही इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, बदलते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल सकते हैं, दोनों चीज। इसमें एक छोटा सा ध्यान रखना, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी की वजह से क्या पैदा होता है हमको, डिस्प्लेसमेंट करंट। यहाँ एप्सिलॉन नॉट इसलिए दिए हैं क्योंकि मीडियम का चर्चा किए, अगर ये खाली जगह है तो एप्सिलॉन नॉट रहेगा, अगर कोई मीडियम लाएंगे तो एप्सिलॉन नॉट के साथ साथ एप्सिलॉन आर आ जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट करंट का वो फॉर्मूला होगा। ठीक है,
अच्छा, इसी में आगे हम लोग बात करें तो सारा चीज आईडी हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट, एप्सिलॉन नॉट को पहचानते हैं 8.85 इंटू 10⁻12, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। अच्छा ठीक है, वही सबका नाम लिख दिए खाली। अच्छा, अब ये जब मैक्सवेल का ये जो लॉ आया ना, उसके बाद मॉडिफाइड एम जो एम्पियर्स लॉ, या फिर मैक्सवेल्स एम्पियर्स लॉ भी बोलते हैं इसको, या फिर इसको बोलते हैं मैक्सवेल्स एम्पियर्स लॉ। बताते हैं क्या चीज हुआ। मैक्सवेल्स एम्पियर्स लॉ अगर पूछेगा ना तो देखो क्या लिखेंगे। जैसे हम लोग चूंकि जानते हैं, वी नो, एक बात हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई। ये तो पढ़े थे हम लोग चैप्टर नंबर 4 में। अच्छा, नाउ अब क्या बन गया भाई, तो अब कहानी कुछ बदल गया है। अब कहानी क्या हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, ठीक है, बराबर म्यू नॉट इंटू आई। तो बदल गया है ना, आई अब बदल के क्या हो गया, आई सी प्लस आई डी। तो यही अब हमारा आई सी प्लस आई डी हो जाए। तो अब अगर मैक्सवेल्स एम्पियर्स लॉ पूछे तो हम लोग आई नहीं, यहाँ पे आई सी प्लस आई डी लिखेंगे। ठीक है, तो इसी चीज को अगर हम लोग चाहे इसी को यहाँ पे अगर लिखे हैं तो देखो, तो म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस म्यू नॉट इंटू आई डी के जगह पे क्या लिख दिए, एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई बाई डी टी। ये तो हम लोग पढ़े थे ना, आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई बाई डी टी, तो वही चीज वहां पे। ठीक है, अच्छा, एक मैक्सवेल का कुछ इक्वेशन है, जैसे मान लिया जाए पूरा वॉल्यूम 1 का ये सबसे आखिरी चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैक्सवेल क्या किया ना, इस जो पूरा वॉल्यूम 1 का जितना भी कॉन्सेप्ट है, ये सारा चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसको बोलते हैं। ठीक है, पूरा जो हम लोग क्या हैं पढ़े हैं वहां से लेकर के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर के इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से लेकर यहाँ तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाता है ये। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यही सब चीज के बारे में बात की है ना। चैप्टर 1 में 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह का बात आया, फिर चैप्टर 3 में करंट का बात आया, फिर उसका चैप्टर 4 5 में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट वगैरह सब कुछ, ये सब कैसे प्रोड्यूस होता है सबको पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो ये हिस्सा है उसको मैक्सवेल 4 इक्वेशन के मदद से एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। इस सिर्फ 4 इक्वेशन का मदद से पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन किया जा सकता है। और वो 4 इक्वेशन था क्या क्या, तो ये पहला इक्वेशन था गॉस लॉ, ये तो हमारा गॉस लॉ है ना। गॉस लॉ में था ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये भी फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला दोनों को बराबर किया हुआ था। अच्छा, ये था गॉस लॉ मैग्नेटिज्म, ये गॉस लॉ मैग्नेटिज्म है, इसी से हमको पता चलता है कि क्लोज लूप नहीं बनाता मैग्नेटिक लाइन। चैप्टर 5 में है ये हमारा चैप्टर 1, ये हमारा चैप्टर 5। अच्छा, ये तो फैराडे लॉ है कि नहीं, फैराडे वाला लॉ, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, चैप्टर नंबर 6। अच्छा, ये जो ईएमएफ है यानी वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है ईएमएफ, इसको अगर हम लोग लिख दे वोल्टेज, और वोल्टेज का जो भी बराबर हम लोग रिलेशन एक पढ़ चुके हैं, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, यानी तो याद है चैप्टर नंबर 2। हाँ, मैंने डीवी बाय, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल भी होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल ये भी है। क्या कहते हैं, अगर शुरुआत में ये यही है वेरिएबल, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल ही है। उसी के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल जाता था, और डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे या डीएक्स यहाँ लिखते थे, तो डीएक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो डेल्टा एक्स होता था, तो ई डॉट डेल्टा एक्स, तो ई डेल्टा एक्स कॉस थीटा बराबर भी, भी इज इक्वल टू ई डेल्टा एक्स कॉस थीटा चैप्टर 2 में। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल बराबर माइनस डी फाई बाय डी टी, ये एक्चुअल में क्या है, ईएमएफ ही है या वोल्टेज ही है। और ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल बराबर, ये तो यह है अभी जस्ट यहाँ का लिख दिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल ये होता है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये इक्वेशन हमको क्या बताता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करेगा तो वोल्टेज यहाँ आता है ना, वोल्टेज यानी कि क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का संबंध है,
तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड आता है। ये हमको सारा चीज का सब बात को एक्सप्लेन करता है। तो मैक्सवेल का 4 इक्वेशन अगर पूछेगा तो यही 4 इक्वेशन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यही 4 इक्वेशन को लिखना। अगर मैक्सवेल का 4 इक्वेशन बोला बताइए क्या क्या है चारों, तो डाल देंगे। मैक्सवेल्स एम्पियर्स लॉ पूछेगा तो ये लिखेंगे, है ना, या मॉडिफाइड मैक्सवेल्स एम्पियर्स लॉ। अब बहुत इजी है, अब छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मेन चीज सब निकल गया। ईएम वेव में अगर बात करें तो एक बात छोटा सा ध्यान रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड भी चलता है और मैग्नेटिक फील्ड भी चलता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेंसिटी होता है और मैग्नेटिक फील्ड का जो डेंसिटी होता है वो डेंसिटी बराबर होता है, मतलब घनापन दोनों का एक जैसा है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी ओल्ड चैप्टर में, ये अगर चैप्टर नंबर 2 में याद होगा, कैपेसिटर में पढ़े थे इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, है ना। कैपेसिटर में एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यही इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी होता है। ईएम वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर पूछेगा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, तो ये हम लोग चैप्टर 2 में भी पढ़े हैं ये फॉर्मूला। और ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी ये भी हम लोग का पढ़ा हुआ है, v²/2 म्यू नॉट ऑलरेडी, ये सारा चीज हम लोग कर चुके हैं सोलेनॉइड वगैरह में भी। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात सुनो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है। अगर बोलेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी बताइए तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होता है हाफ v²/, ये फॉर्मूला सेम जैसा है। ऊपर में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, यहाँ पे भी ऊपर में मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट जब ऊपर रहता है तो हमेशा हम लोग देखें एप्सिलॉन म्यू नॉट नीचे आ जाता है, और जहां एप्सिलॉन नॉट नीचे वहां पे इसमें, हाँ, ये मिलता जुलता फॉर्मूला सब है ऐसा। अच्छा, ईएम वेव में याद रखना है इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी बराबर होता है, दोनों का डेंसिटी बराबर रहता है ना। तो यानी बराबर है तो इसका मतलब ये तो रेशियो क्या हो गया 1। इसका प्रूफ करने के लिए एक बार बिहार बोर्ड में भी पूछा हुआ है, ठीक है, नॉर्मल एक क्वेश्चन है तो हम दिखाते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का रेशियो 1 कैसे आया, ठीक है। तो 1 कैसे आया, तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, UE/UB इज इक्वल टू डालते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय हाफ इंटू v²/म्यू नॉट, v²/म्यू नॉट, ठीक है। तो हाफ हाफ कट गया क्या, अच्छा, ये एप म्यू नॉट ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या बच गया, UE/UB इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट इंटू क्या, v²/v²। अच्छा, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट इंटू E/B का, E/B का क्या किया इसको, और उसका E/B को C लिखते हैं, रुक जा, E/B है ना, रुको एक सेकंड, E/B को क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो है, ठीक है, हम लोग के बारे में अभी जस्ट थोड़ा सा बात किए। E/B को C लिखा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इधर चर्चा नहीं किए तो आगे बात करेंगे हम लोग। ये जो E/B है ना, ये लाइट का स्पीड होता है, E/B इज इक्वल टू C होता है, ठीक है। छोटा सा चीज खाली ध्यान रखना है, ये जो है E/B इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो, ठीक है, ये इज इक्वल टू होता है C। तो इसको हम लोग अभी नोट डाउन करेंगे। तो ये हमारा हो गया UE, हाँ, UE/UB इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू, सॉरी, हाँ, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इंटू C²। अच्छा, ठीक है, अब इसको देखो तो एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इंटू C इज इक्वल टू होता है 1/√अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, 1/√अंडर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, हाँ वही है ना। इसी का क्या हो गया स्क्वायर, C का स्क्वायर मतलब वो C इज इक्वल टू इतना अभी शुरू में दिखाए थे। अच्छा, तो यहाँ से स्क्वायर रूट खत्म, तो यहाँ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बच गया, तो UE/UB इज इक्वल टू क्या हुआ यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट बाय, हाँ, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा ना इसका, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कट के क्या आ गया 1। यहाँ पे एक बात खाली यही ध्यान रखना है, क्योंकि E/B
ई बाय बी इज इक्वल टू क्या होता है, खाली यही ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, ये सब प्रूफ वगैरह करने के लिए देगा तो जरा सा और क्या चीज, एक होता है पॉइंटिंग वेक्टर। कभी कभी पूछेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो प्रोपागेशन का जो डायरेक्शन होता है, चलने का जो दिशा होता है वो क्या होता है, तो वो दिशा होता है ई क्रॉस बी। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो ई क्रॉस बी करेंगे तो ये डायरेक्शन है, यही इसी डायरेक्शन में ईएम वेव चलता है। इट शोज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ ईएम वेव। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्रॉस किए तो जो आया वही उसका डायरेक्शन हो जाता है। ये दिस इज द पॉइंटिंग वेक्टर विच शोज द डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव। ईएम वेव का डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, अच्छा, ई बाई बी इज इक्वल टू, ध्यान रखना है सी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ये सब काम देगा। एक होता है इक्वेशन ऑफ ईएम वेव, एनसीईआरटी में देखेंगे, तो छोटा सा चीज है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लिया जाए एक्स एक्सिस में ऑसिलेट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड मान लिया जाए वाई एक्सिस में ऑसिलेट कर रहा है, तो वेव का जो इक्वेशन होता है वो जैसे ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, सब चीज हम लोग देखे हैं कभी छोटा छोटा एसी चैप्टर में। तो जैसे ई एक्स बराबर ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, एक जैसे इक्वेशन हो गया बी जो कि वाई एक्सिस में, तो बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। इसमें ये जो होगा ये मैक्सिमम वैल्यू होगा ना, बी नॉट, जैसा कि उसमें पढ़े थे ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ई नॉट जो शुरू में रहता था मैक्सिमम वैल्यू रहता था, ये क्या कहलाएगा, मैक्सिमम, हाँ, ये के एक्स वगैरह कुछ भी बोल सकते हो उसमें, ऐसा कोई ये नहीं है, के एक्स माइनस ओमेगा टी या ओमेगा टी माइनस के एक्स या वाई जेड कुछ भी कर सकते हैं। एनसीईआरटी में जैसा था वैसा हम डिट्टो दिए। हाँ, एक कांस्टेंट रहता है वो, फेज डिफरेंस वगैरह वो सब चीज शो करेगा। ये तो जैसे ओमेगा टी प्लस फाइव होता है ना, वही है फाइव, बस और कुछ नहीं। इसको वेव कांस्टेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, वेव कांस्टेंट, 2 पाई बाय लेम्डा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज हो गया, जैसे इसमें एक्स एक्सिस में अगर चाहते तो हम लोग इसको यहाँ पे एक्स भी यहाँ पे डाल सकते थे, और इसमें अगर चाहते तो यहाँ पे वाई दे सकते थे। ठीक है, वाई का वैल्यू जो होगा अपना डालेंगे, तो उससे हमको ये पता चलेगा कि इस टाइम में वाई बराबर इतना पे पी का वैल्यू कितना है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है। अच्छा, जैसे कि मैक्सिमम ये हो गया मैग्नेटिक, ये इसको उतना टच नहीं करता है सब चीज में उतना, लेकिन अगर मान लिया जाए कभी दिया हुआ रहे वेव कांस्टेंट और बोलेगा क्या कि हमको वेवलेंथ बताइए, या फिर मान लिया जाए ऐसे एक इक्वेशन लिख दिया, ठीक है, और उसमें यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे लिख दिया है 2x माइनस ओमेगा टी। अब बोलेगा क्या, एक इक्वेशन लिख दिया, अब बोलेगा क्या कि हमको वेवलेंथ बताइए, तो 2x है ना, तो जो 2 है तो यहाँ बैठाएंगे, और 2 पाई बाय लेमडा, तो ये लेमडा इधर जाएगा, 2 नीचे आएगा, कट गया, तो लेमडा इज इक्वल टू पाई। ऑप्शन में हो गया ना, ऑब्जेक्टिव में मार सकते हैं ना, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। और वही वैसा भी बहुत ज़्यादा इस पर खैर पूछा तो नहीं है, लेकिन कुछ भी सकता है, यही छोटा मोटा सवाल हो सकता है। ये ओमेगा, ये एंगुलर वेलोसिटी होगी, ये नॉर्मल सा छोटा छोटा चीज सब है। इसमें एक लास्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इतना सा चीज हमको ध्यान रखना है, जैसे कि गामा रेज होता है, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज। एनसीईआरटी का लास्ट में, इस चैप्टर का लास्ट में एक पेज में देखना अपने से पलट के, तो सारा रेज का नाम लिखा हुआ रहेगा। इसमें क्या है, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो टॉप पे, तो मान लीजिए 4 ऑप्शन देगा, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज। बताइए फ्रीक्वेंसी किसका सबसे ज्यादा है, तो गामा रेज का। अगर ये 4 ऑप्शन देके बोला कि फ्रीक्वेंसी सबसे कम किसका है, तो विजिबल रेज। तो ये ऊपर फ्रीक्वेंसी ज्यादा, नीचे जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी सबका कम होता जाएगा। ठीक है, हाँ, ठीक है, हाँ, और ऊपर में फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, वेवलेंथ डिक्रीज करेगा। वेवलेंथ इसका ज्यादा होता है, इसका कम, इसका कम, इसका और कम, इसका और कम, और कम, और कम। वेवलेंथ, वेवलेंथ नीचे घट रहा है, इसका इधर फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, ऊपर बढ़ रहा है। सबसे इसके बारे में एक ठोका लिख देते हैं, एक ठोका, ये समझ, उससे समझ पकड़ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है। इसका
मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम वेवलेंथ। ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और कभी कभी ना क्वेश्चन एक ऐसे पूछ सकता है, मान लिया जाए कि माइक्रोवेव्स का फ्रीक्वेंसी कितना से कितना रेंज के बीच में होता है, मान लीजिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी इक्वल टू के उसमें कुछ कुछ का ये दिया हुआ है, जैसे कि मतलब फ्रीक्वेंसी रेंज वगैरह कुछ कुछ का दे दिया है। ठीक है, जैसे सबका रेंज वगैरह दिया हुआ है तो वो याद करना पड़ेगा रेंज कि किसका रेंज कितना है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई भी एक माइक्रोवेव का बात करें अगर हम लोग, तो 10⁻⁻1 से 10⁻³ तक इसका वेवलेंथ होता है। फ्रीक्वेंसी इसका 10⁻, क्या कहते हैं, 10 से 10⁻12 यहाँ पे लिखा हुआ है, 10⁻10 to 10⁻12 फ्रीक्वेंसी, इतना हर्ट्ज यहाँ लिखा हुआ है सबका एक एक लाइन से। इसको एनसीईआरटी में एक बार, अब इसमें किसी का भी पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता, लेकिन उतना सबका याद कर पाना तो बहुत दिक्कत का बात है। लेकिन जो है कम से कम इतना याद रखना है, इसका जो है फ्रीक्वेंसी, गामा रेज का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, ये जो ऑर्डर है लगभग अंदाजतन एक ऑर्डर पता होना चाहिए, ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा वेवलेंथ। ये इस प्रकार से हमारा चैप्टर 8 जो है ये पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, पेज नंबर यहां से लेकर के यहां तक इतना ही चैप्टर 8 में है। आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, टेस्ट सीरीज दे सकते हो और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11th 12th का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन अप किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़